आइलैंड कंट्री जो पानी में पूरी तरह से सबमर्ज कर जाएगी, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, पॉलिनेशिया का पार्ट है, आंसर है तुवालू। रीजन क्या है? तो सी लेवल राइज कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग हुई, जिस वजह से ग्लेशियर और रैपिड तरीके से मेल्ट हुए। इवन यूनाइटेड नेशन ने इस बार 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर भी कहा है, जिसमें मैंने आपको अर्जेंटीना के एक पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर के बारे में बताया था, जहां पे टूरिज्म प्रमोट काफी टाइम से हुआ है। जाते तो ग्लेशियर को देखने के लिए है कि कितना बड़ा साइज का है और कितना सुंदर है, पर वो बहुत एक्साइटेड फील करते हैं जब यहाँ पे आइसबर्ग्स गिरते हैं और सी लेवल को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। लीडर्स कहें कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता, पर तुवालुअन्स को वो पेनल्टी फेस करनी पड़ रही है। यहाँ के लोगों को दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट होना पड़ेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फेलेपिली नाम की यूनियन ट्रीटी साइन कर रखी है, जिसमें जो तुवालू के लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, और बैलेट सिस्टम के जरिए हर साल 280 तुवालू के लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी दे दी जाएगी ऑस्ट्रेलिया। पर सोचो उस गलती की सजा मिले जो आपने करी नहीं थी। कार्बन एमिशन आपको डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा मिलेंगे, तुवालू में तो वैसा सेटअप है ही नहीं, ये तो सिर्फ पनिशमेंट फेस कर रहे हैं। इसी के साथ नासा ने एक डेटा कंपेयर करा है, 30 साल की सैटेलाइट इमेजिंग के हिसाब से 15 सेंटीमीटर तक का सी लेवल राइज देखने को मिला है। अब तुवालू की अगर ज्योग्राफी देखोगे तो 2 मीटर की हाइट पे सी लेवल से, तो काफी ज्यादा प्रॉन हो जाता है टुवर्ड फ्लड्स, स्टॉर्म्स, काफी वल्नरेबल बन जाता है। बेशक इन्होंने काफी सारी वॉल्स यहाँ पे बना रखी है, जैसे हर आइलैंड कंट्री बनाती है, पर उससे कोई इंपैक्ट नहीं होगा जब सी लेवल राइज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अभी भी फ्लड्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो उस टाइम पे जो इंटेंसिटी होगी फ्लड्स की वो और ज्यादा रैपिड रहेगी। 2050 तक तो यहाँ पे हैबिटेशन आपको दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि लोग माइग्रेट कर चुके होंगे। अब तुवालू ना एक एटॉल है। अब ये एटॉल क्या होता है? तो एक सर्कुलर शेप की रिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, पर ये बनी कैसे? जब आप ओशिनोग्राफी पढ़ते हो वहां पे डिफरेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना आपको दिखाई देंगे। जैसे जब भी आप बीच पे जाते हो तो ऐसे कभी नहीं होता कि एकदम से पानी में डूब जाओगे, पहले आप वॉक कर सकते हो आराम से, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनी होती है। फाइनली डेप्थ आएगी जहां पे आपको ओशनिक प्लेट मिलेगी, वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी बहुत रैपिड होती हैं। इवन जो पैसिफिक ओशन है उसके अराउंड आपको रिंग ऑफ फायर का पता है। ओशनिक प्लेट हर टाइम सबमर्ज कर रही है बिलो कॉन्टिनेंटल प्लेट, सबडक्शन जोन भी जिसे बोला जाता है, तभी तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा है। अब इन वॉल्केनिक एक्टिविटीज की होने की वजह से ही जब बहुत सारा मैग्मा निकलेगा रॉक्स के मेल्ट होने की वजह से और वो बाहर गिरेगा लावा की फॉर्म में, तो कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स आपको इस तरह से दिखाई देंगे। कुछ फ्रिंजिंग टाइप के कोरल रीफ बनेंगे। कोरल रीफ क्यों बोला? क्योंकि ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चर बने, इनके ऊपर कोरल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये कोरल्स क्या होते हैं? वाटर के अंदर आपने कलरफुल चीजें देखी होंगी, इन्हीं को कोरल्स बोलते हैं। दो चीजों की एसोसिएशन होती है, एक एल्गी होती है जो इसे कलर और फूड प्रोवाइड करती है, और ये शेल्टर किसकी वजह से है? तो पॉलिप्स की वजह से है। तो दोनों की सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। कोरल्स इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर डेवलप कर जाते हैं। वैसे दूसरी टाइप आती है बैरियर रीफ की। यहाँ पे लगून्स भी आपको दिखाई देंगी, और थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे